गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज की कक्षा क्लास 8th के बच्चों के लिए और आज हमारा जो चैप्टर है वो साइंस का चैप्टर है और उसका नाम है प्रकाश या लाइट। और प्रकाश या लाइट चैप्टर में आज हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहले प्रकाश स्रोत देखेंगे कि प्रकाश के क्या क्या स्रोत हैं। उसके बाद दीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं को देखेंगे कि कौन सी वस्तुएं दीप्त होती है और अप्रदीप्त वस्तुओं का क्या तात्पर्य है। साथ ही हम लोग समांगी माध्यम देखेंगे जिस होकर के प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करती है। फिर हम लोग पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ देखेंगे। फिर किरण पुंज, समतल दर्पण और परावर्तन के नियम। तो यह कक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथ ही वैसे बच्चे जो NMMS की तैयारी करते हैं उनके लिए और भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रकाश या लाइट चैप्टर। प्रकाश या लाइट चैप्टर में सबसे पहले हम ये बात को समझने का प्रयास करें कि आखिर हम किसी भी चीज़ को देखते कैसे हैं, किसी भी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। तो आप कहेंगे कि हम आँख से किसी वस्तु को देखते हैं। तो आप कल्पना कीजिए जब आप अंधेरे कमरे में होते हैं उस समय आपकी आँख तो आपके पास होती है और आप अपने आँख को खोल करके भी रखते हैं, लेकिन आपको अंधेरे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं पड़ती है। आखिर इसका क्या कारण है? फिर आप उसी अंधेरे कमरे में ज्यों ही लाइट का स्विच ऑन करते हैं आपको सभी वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती हैं। फिर लाइट के स्विच ऑन करने, फिर अंधेरे से और आपके आँख से, इन तीनों में क्या संबंध है और कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, तो इसको हमें समझने की आवश्यकता है। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से, खासकर किसी अप्रदीप्त वस्तु से जब टकराती है और वो टकरा कर या परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुँचती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक, अगर प्रकाश की किरणें उस अप्रदीप्त वस्तु पर नहीं पड़े तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए आँख के साथ साथ प्रकाश का होना भी आवश्यक है। एक और चीज़ आप समझिए कि कमरे में बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, लेकिन सभी वस्तुएं हमें एक साथ दिखाई नहीं पड़ती है। इसका क्या कारण है? दरअसल होता है क्या कि हमारी आँख जिस वस्तु के तरफ होती है, ठीक, और उस वस्तु से जो परावर्तित प्रकाश हमारी आँख पर पड़ती है तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। दूसरे वस्तु को हम इसीलिए नहीं देख पाते हैं कि हम दूसरे वस्तु से आने वाली परावर्तित प्रकाश की किरण हमारी आँख तक नहीं पहुँचती है। ठीक, तो सबसे पहले प्रकाश, एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे। प्रकाश या लाइट, प्रकाश या लाइट क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मान के चलिए कि यहाँ पर कोई एक वस्तु रखी हुई है, ठीक, यहाँ कोई एक वस्तु रखी हुई है और ये रहा प्रकाश का स्रोत और ये हमारी आँख। अगर ये प्रकाश का स्रोत दीप्त है, जल रहा है, तो ये प्रकाश का स्रोत से ये प्रकाश की किरण निकलकर इस वस्तु पर पड़ेगी और फिर इस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ेगी, तब हम इस वस्तु को देख पाएंगे।
ये प्रकाश जल रहा है, कमरे में ये भी वस्तु रखी हुई है और इधर अन्य कोई वस्तु रखी हुई है, और इस पर भी ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, लेकिन ये हमारी आंख पर नहीं पड़ रही है क्योंकि ये हमारे आंख के सामने नहीं है, तो हम इसे नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी वस्तु को देखने की जो शर्त है वो ये है कि उस वस्तु से परावर्तित प्रकाश की किरण हमारी आंख पर पड़े। परावर्तित मतलब टकरा कर वापिस आती प्रकाश की किरण। परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, किसी भी वस्तुओं को हम देखते हैं। तो किसी भी वस्तुओं को हमें देखने के लिए हमारा आँख और प्रकाश का परावर्तन दोनों आवश्यक है। हमारी आँख और प्रकाश का परावर्तन दोनों आवश्यक है। दूसरा चीज़ है कि प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। स्रोत या सोर्स वो चीज़ है जहाँ से कुछ निकलता है, जैसे जल स्रोत। तो जल जहाँ से निकलता है उसे जल स्रोत कहते हैं। जैसे जल स्रोत में क्या है, नदी, तालाब, भूमि का जल। उसी तरह से ये प्रकाश स्रोत से तात्पर्य है जहाँ से प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश के दो प्रकार के स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है वो प्राकृतिक स्रोत कहलाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत से तात्पर्य है वैसे स्रोत जिसे मानव ने बनाया है, वो कृत्रिम स्रोत कहलाता है। तो प्रकाश के स्रोत को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स प्रकाश दो प्रकार के स्रोत हैं। हमें जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं उसके दो स्रोत हैं। एक स्रोत वो जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है उसे कहते हैं प्राकृतिक स्रोत, वो कहलाता है प्राकृतिक स्रोत, और इसे इंग्लिश में कहेंगे नेचुरल सोर्स। प्राकृतिक स्रोत और नेचुरल स्रोत का एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, चंद्रमा, तारे, उल्कापिंड से भी प्रकाश निकलता है। उसके बाद प्राकृतिक के बाद कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक के बाद कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत। कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत। और कृत्रिम या मानव निर्मित स्रोत को इंग्लिश में कहेंगे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट या आर्टिफिशियल सोर्स। और आर्टिफिशियल सोर्स का एग्जाम्पल होगा जलती हुई विद्युत का बल्ब, टॉर्च, मरकरी, अन्य ढेर सारी चीज़ें जिन्हें मानव ने बनाया है और उससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है या वो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, उसे मानव निर्मित या कृत्रिम स्रोत कहते हैं। वैसे प्रकाश के स्रोत जिसे मानव ने नहीं बनाया, प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है और वह प्रकाश का उत्सर्जन करती है,
वो प्राकृतिक स्रोत कहलाती है। ठीक, तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में सूर्य, तारे और मानव निर्मित में जलती हुई बल्ब, मोमबत्ती, ये सब। दूसरा अब हमारा है दीप्त या प्रतिदीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान, या सीधा अगर आसान भाषा में कहें तो दीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है, दीप्त वस्तुएं कहलाती है, और अदीप्त या अप्रदीप्त वे वस्तुएं हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है बल्कि दूसरे से प्रकाश प्राप्त कर चमकती है, वो अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो दूसरा है दीप्त या प्रतिदीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, ल्यूमिनस बॉडीज या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती है या प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे कहते हैं दीप्त या प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। इसका कार्य है प्रकाश का उत्सर्जन। इसका कार्य है प्रकाश का उत्सर्जन, और इसके उदाहरण हैं सूर्य, तारे, बल्ब। और बल्ब भी कैसा, वो जलता हुआ बल्ब। दीप्त प्रदीप्त के बाद दूसरी जो वस्तुएं हैं वो अदीप्त है। अ का अर्थ होता है नहीं, अदीप्त वस्तुएं। फिर प्रदीप्त में भी अ लगा दीजिएगा तो हो जाएगा अप्रदीप्त वस्तुएं या अदीप्तिमान वस्तुएं। इसका उदाहरण हो जाएगा ढेर सारा चीज है, जैसे कि टेबल, कुर्सी, मेज, घर, पेड़ पौधे, अर्थात वे सभी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है। इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है चंद्रमा, जिसे आप लोगों को याद करना चाहिए। चंद्रमा। अब आप लोगों को लगेगा कि चंद्रमा तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, क्योंकि हम लोग चांदनी रात में किसी भी चीज़ को बगैर टॉर्च, बगैर लाइट का आसानी से देख लेते हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि वो चांदनी रात का प्रकाश चांद का है, लेकिन वो चांदनी रात का जो प्रकाश है वो चांद का नहीं है। दरअसल चांद पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और सूरज का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो चंद्रमा से परावर्तित होकर वो हमारी आँख तक या पृथ्वी तक पहुँचता है। इसीलिए चांदनी रात में हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, या चांदनी रात में जो चांद की चमक है, जो हमें चांद चमकती हुई दिखाई पड़ती है, दरअसल वो क्या है कि सूरज का जब प्रकाश चंद्रमा पर पड़ा और चंद्रमा से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आँख पर पड़ता है तो हमें चंद्रमा चमकता हुआ नज़र आता है। तब हमें चंद्रमा
चमकता हुआ नजर आता है। तो चंद्रमा अदीप्त वस्तु का उदाहरण है। चंद्रमा को हम अदीप्त या अप्रदीप्त वस्तु में रखेंगे, क्योंकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा किसी भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, बल्कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करती है। चंद्रमा किसी भी प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती है, बल्कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन करती है। दीप्त, प्रदीप्त और दीप्तिमान, फिर अप्रदीप्त, ये हम समझ गए। उसके बाद देखिए क्या है। उसके बाद है जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। इसको बता चुके हैं। जैसे कि दीप्त वस्तु का उदाहरण ले लीजिए तो टॉर्च, दीप्त वस्तु का उदाहरण टॉर्च। और फिर ये करा कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर, अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण ले लीजिए, अप्रदीप्त वस्तु का उदाहरण ले लीजिए तो वो हो जाएगा ये टेबल, ठीक। यहाँ टॉर्च और ये फिर ये टेबल, ठीक। जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर, ये प्रकाश की किरण गई, ये प्रकाश की किरण गई और यहाँ से ये टकराकर ये हमारी आँख तक पहुँची, ये टकराकर हमारी आँख तक पहुँची, तो हम इस वस्तु को क्या करें, देख पाए। कहा कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश किसी अप्रदीप्त वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी हम उस अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। ये हो गया। अब दूसरा है समांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं? होमोजीनियस मीडियम। समांगी का अर्थ होता है जो सभी प्रकार से समान हो। समांगी का अर्थ है कि ऐसा माध्यम जिसमें माध्यम के सभी कण समान रूप से सर्वत्र बिखरे हुए हैं, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। समांगी माध्यम वैसे माध्यम जो गुण तथा बनावट में सभी दिशाओं में सर्वत्र समान हो, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। और समांगी माध्यम में प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है। समांगी माध्यम में प्रकाश की किरण सरल रेखा में गमन करती है, ठीक। ये हो गया। समांगी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में, सरल रेखा अर्थात सीधी रेखा में चलता है। अब उसके बाद हमारा है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी, पारदर्शी मतलब दूसरी तरफ, पार मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ, और दर्शी मतलब दिखना, दर्शी मतलब दिखना। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार गमन कर लेता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि वो प्लास्टिक, शीशा, गाड़ी में जो लगा हुआ, फोर व्हीलर में जो लगा हुआ शीशा होता है, उसके होकर प्रकाश क्या करती है, आर पार गमन कर लेती है, तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है। जैसे ये मान के चलिए शीशा है और प्रकाश की किरण इधर से चली
और फिर इधर पार कर गई, तो इसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है हवा, पानी, कांच। और पानी भी कैसा? साफ पानी, स्वच्छ पानी। अगर नाले के पानी को हम पारदर्शी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नाला का पानी में अशुद्धियां मिली हुई है, जिससे होकर प्रकाश पार गमन नहीं कर पाएगी, दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जा पाएगा। अब है अपारदर्शी। किसी भी शब्द में अगर अ लगा देते हैं तो अ का अर्थ होता है नहीं। तो वह पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं पार कर पाएगा उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ठीक, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है, इसके होकर प्रकाश गमन नहीं कर पाएगा। अब लकड़ी का कोई टुकड़ा ले, या मान के चलिए ये बुक ले लें, और बुक का एक तरफ इधर ये प्रकाश देंगे तो दूसरी तरफ प्रकाश क्या होगा? नहीं पार करेगा। तो ये बुक भी, ये नोटबुक या जो कॉपी है, ये भी अपारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी, अपारदर्शी के बाद एक तीसरा है पारभासी। पारभासी में क्या होगा कि प्रकाश का कुछ भाग पार करेगा और जबकि कुछ भाग पार नहीं करेगा। प्रकाश के कुछ भाग पार करेंगे तथा कुछ भाग प्रकाश के नहीं पार करेंगे, उसे कहेंगे पारभासी। पारभासी वे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही पारभासी। वे पदार्थ जो अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, जैसे टिश्यू पेपर, जैसे क्या कहते हैं वो जो धुंधला कांच, ये सब क्या होता है? धुंधला या घिसा हुआ कांच, ये सब पारभासी है। तेल लगा कागज, ये बटर पेपर होता है, ये सब भी पारभासी है। ठीक। अगला हमारा है प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? कह रहा एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सरल का अर्थ होता है सीधा। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मान के चलिए ये प्रकाश स्रोत कहीं से आ रहा है और एक सरल रेखा पर ये चल रहा है, तो इसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे प्रकाश की किरण कहेंगे। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अगला हमारा है किरण पुंज, लाइट बीम। पुंज का अर्थ होता है समूह। पुंज का अर्थ होता है समूह। किरण पुंज, पुंज का अर्थ होता है समूह, और पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम, लाइट बीम। और ये किरण पुंज अर्थात प्रकाश किरणों का समूह, और इस किरण पुंज को हम 3 प्रकार का किरण पुंज हमें पढ़ना है। हमें 3 प्रकार के किरण पुंजों को पढ़ना है। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समूह का क्या अर्थ होगा? एक से अधिक, एक से अधिक। जैसे यहाँ पर एक प्रकाश की किरण है, अगर एक और प्रकाश की किरण, एक और, फिर एक और, तो ये क्या हो जाएगा? ये किरण का समूह होगा, और किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बंडल ऑफ रे। किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है, एक अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी। तो आगे हम लोग देखेंगे किरण पुंज के प्रकार, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरण पुंज।
सबसे पहले अपसारी किरण पुंज। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपसारी किरण पुंज। अपसारी, अप का अर्थ होता है दूर। वह किरण पुंज जो अपने स्रोत से तो निकल रहा है लेकिन सभी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपसरित हो रहे हैं, सभी एक दूसरे से डाइवर्जेंट हो रहे हैं, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे मान के चलिए कि ये बिंदु स्रोत और यहाँ से प्रकाश की किरण निकल रही है और किरण निकलकर एक दूसरे से फैलती चली जा रही है, तो इसे कहेंगे अपसारी किरण पुंज। ये कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। ठीक। उसके बाद है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे से समान दूरी पर हो या समांतर हो। इस प्रकार के किरण पुंज में किस प्रकार का समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर कहने का अर्थ है कि समान अंतर पे होती है। इस दोनों के बीच जो अंतर होगा वही अंतर इसके और इसके बीच होगा, तीसरे वाले के, फिर इसी तरह से वही अंतर इसके बीच होगा, तो ये कहलाएगा समांतर किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर मतलब समान अंतर पर स्थित होती है। बहुत दूरी, बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान दीजिए, बहुत दूरी पर स्थित प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य सन से आती किरण पुंज को समांतर किरण पुंज कहते हैं। सूर्य से जो किरण आ रही है उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। या कभी कभी मेला में या नहीं तो पहले के समय में सिनेमा हॉल में एक फॉक्स लाइट जलाया जाता था, या मेला सब में बहुत दूर से जलाया जाता था। उसका जो किरण पुंज होगा, चूंकि वो बहुत दूर से आ रही है, उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। तीसरा है हमारा अभिसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है। इसको भी देखें। इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती है। मान के चलिए कि यहाँ प्रकाश की किरणें कई स्रोत से आ रही है। एक इस बिंदु स्रोत से आ रही है, दूसरा बिंदु स्रोत ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। सब एक जगह जाकर के क्या होगा, मिल जाएगा। इस पॉइंट पे सभी क्या हुआ, मिल गया। तो कई बिंदु स्रोतों से आने वाली प्रकाश किरणें जब एक बिंदु पर मिल जाती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसरित मतलब, अभी मतलब होता है समीप आना, अप मतलब होता था दूर, अप का अर्थ था दूर, और अभी का अर्थ होता है नजदीक। अभी का अर्थ होता है नजदीक या समीप, समीप या नजदीक। अपसारी में क्या हो रहा था, एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण निकल रही है और आगे जाकर के एक दूसरे से फैल रही है। अपसारी में क्या हो, अभिसारी में क्या होगा, कई बिंदु स्रोत की प्रकाश की किरण आ रही है। मान के चलिए जिससे आ रहा होगा बिंदु स्रोत 1, बिंदु स्रोत 2, ये प्रकाश स्रोत 1, 2, 3, 4, 5। अभी एक वाला आ रहा, वो भी यहाँ मिला, 2 वाला भी यहाँ, 3 वाला भी यहाँ, 4 वाला भी यहाँ हो गया। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन।
और प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण क्या होता है उसको पढ़ लेंगे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले हम लोग एक बार समतल दर्पण को देखें। समतल दर्पण बहुत आसान है। समतल दर्पण वही है जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं। समतल दर्पण 3 परत की बनी होती है। एक ये शीशा और शीशा के बाद, एक मिनट, समतल दर्पण दरअसल 3 परतों से बनी होती है। सबसे पहले एक ये शीशा मान के चलिए, ठीक, शीशा। आप शीशा या मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं बाल झाड़ने के लिए या अन्य कार्य के लिए, तो उसमें आप देखेंगे कि उस शीशा अगर कभी आपका टूट जाएगा तो देखेंगे ये शीशा रहता और शीशा के पीछे एक चांदी के कलर का रंग चढ़ा होता है। चांदी की पतली परत चढ़ी होती है, चांदी की एक पतली परत चढ़ी होती है। चांदी की एक पतली परत चढ़ी होती है। चांदी की एक पतली परत चढ़ी होती है। यहाँ थोड़ा सा मोटा हो जा रहा है, लेकिन ये चांदी की एक पतली परत चढ़ी होती है और इसके ठीक बाद कलर किया होता है। इसके ठीक बाद कलर किया होता है। तो आपका प्लेन मिरर 3 परतों से मिलकर बना होता है, ठीक। ये ब्लू वाला जो है, ये ब्लू वाला हो गया ये शीशा या ग्लास, शीशा। और फिर ये वाइट वाला हो जाएगा, ये वाइट वाला, ये वाइट वाला, ये चांदी की परत है। चांदी की परत या पेंट है, या परत चांदी की ये परत है। और ये रेड कलर वाला, ये उसके ऊपर पेंट रहता है, कलर है, कलर पेंट है। और ये कलर पेंट का कार्य है इस चांदी के परत को सुरक्षा प्रदान करना। और ये चांदी का परत जब इस शीशे के पीछे लगा हुआ रहता है तो ये प्रकाश का परावर्तन आसानी से करता है। समतल दर्पण चिकने कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट एक सतह को रजतित कर दिया जाता है। यही रजतित, चांदी की परत जो चढ़ाया जाता है उसी क्रिया को कहते हैं रजतित करना। रजतित कर दिया जाता है। उस चांदी की परत, पतली परत पर लाल या किसी अन्य गहरे रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है, कलर चढ़ा दिया जाता है। पेंट चढ़ाने से चांदी की परत खरोंच आदि से बच जाती है। यही हमारा समतल दर्पण है। प्रकाश संबंधित प्रयोगों में एक ऐसे प्रकाश स्रोत की आवश्यकता होती है जिससे प्रकाश का पतला किरण पुंज प्राप्त हो सके। वो आसान है, जैसे कि ये हमारा टॉर्च है, तो इस टॉर्च पर, ये मान के चलिए टॉर्च है, आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये आपका टॉर्च है। इस टॉर्च पर आप क्या करेंगे,
एक ब्लैक कलर का या कोई गाढ़ा कलर का इसके ऊपर एक कागज लगा देंगे। ठीक, कागज लगा देंगे और इससे एक छोटा सा छिद्र यहाँ पे बना देंगे। ये छोटा सा एक छोटा सा छिद्र बना देंगे और इसी छिद्र से प्रकाश की किरण निकलेगी एक, और निकल करके फिर मान के चलिए यहाँ पर एक दर्पण रखा रहेगा और इस दर्पण से टकरा कर फिर ये वापिस आएगी। ठीक, या नहीं तो हम लेज़र लाइट से भी, लेज़र लाइट आप लोग देखे होंगे मेला वेला में बिकता है, तो लेज़र लाइट का भी उपयोग कर सकते हैं। लेज़र लाइट से लाइट देंगे और ये पर्दा या मिरर पे रखेंगे। ये क्या है, या तो मिरर है, दर्पण है समतल, या कोई हाँ मिरर ही है, या कोई और परावर्तक सतह है वो है। और यहाँ पर एक हम पर्दा लगा देंगे, यहाँ पर एक हम पर्दा या स्क्रीन लगा देंगे और फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। आगे देखिए, यही है, ये प्रकाश स्रोत है टॉर्च। इससे इस मिरर पर ये प्रकाश की किरण को परावर्तित कराया गया। ये प्रकाश की किरण यहाँ मिरर पे जा रही है और यहाँ से परावर्तित होकर के इस पर्दे पर पड़ रही है, यहाँ सफेद धब्बा बन रहा है। ठीक, इससे आगे अब परावर्तन का नियम हम लोग देखेंगे। परावर्तन का क्या नियम होता है, किस नियम के अनुसार प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के क्या नियम है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। अच्छा परावर्तक का अर्थ हो गया कि ये प्रकाश को, इस पर पड़ने वाला प्रकाश, ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देता है। तो समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा परावर्तक है। परावर्तन के नियम, तो इस नियम को समझने के लिए कुछ आवश्यक पद, इस नियम को समझने से पहले कुछ आवश्यक पद हमें जानने होंगे, और उस पद को जानने से पहले हम एक इमेज बनाते हैं, एक इमेज ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये समतल दर्पण है। इस तरह से जो दिखा रहे हैं उस तरह वो रंगीन वाला भाग है, और इधर ये परावर्तक सतह वाला भाग है। अभी हम लोग देखें समतल दर्पण के 3 लेयर होते हैं, तो वो कलर वाला पार्ट है। ठीक, अब समतल दर्पण के ऊपर एक प्रकाश स्रोत से ये टॉर्च हो गया और इस प्रकाश स्रोत से ये किरण निकल रही है। ठीक, ये हो गया प्रकाश स्रोत, और ये हो गया आपका ये समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ठीक, प्रकाश स्रोत यहाँ से इस समतल दर्पण पे पड़ा और पड़ने के बाद ये परावर्तन के बाद इधर ये लौटा। ठीक, अब क्या करेंगे, समतल दर्पण के ऊपर एक 90 डिग्री का एक रेखा खींचेंगे, जिसे हम अभिलंब कहेंगे। समतल दर्पण से 90 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे
और इस रेखा को डॉट डॉट से दिखाना है। और ये रेखा है अभिलंब। ये जो किरण आ रही है समतल दर्पण पर प्रकाश स्रोत से, उस किरण को कहेंगे आपतित किरण। ये किरण कहलाएगा आपतित किरण, या इसे इंग्लिश में कहेंगे इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और दर्पण से टकराकर जो किरण वापस जा रही है उसे कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तन का अर्थ ही होता है लौटना। कहाँ से लौट रही है? दर्पण से टकराकर लौट रही है, क्योंकि दर्पण के पार नहीं जा पाई, क्योंकि दर्पण अपारदर्शी पदार्थ है, इसलिए इसे परावर्तित किरण कहेंगे। और ये दर्पण से जो 90 डिग्री पर जो ये रेखा बनाया है हमने डॉट डॉट लाइन से, इसे अभिलंब कहेंगे। इसे अभिलंब कहेंगे। आपतित किरण जो अभिलंब से जो कोण बना रही है उसे आई से लिखेंगे, और उस कोण को आपतन कोण कहेंगे। उस कोण को आपतन कोण कहेंगे। ये हो गया आई से, और इसे कहेंगे, इस एंगल को आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। उसी तरह से एक और कोण यहाँ बनेगा, और ये परावर्तित किरण बनाएगा अभिलंब के साथ, और इसे आर से डिनोट करते हैं, और इसे कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, आपतन कोण, और ये परावर्तन कोण। ठीक वही बात यहाँ पे लिखी हुई। आपतित किरण, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये दर्पण की सतह पर जो पड़ रही है इसको आपतित किरण कहेंगे। ठीक, अब उसके बाद आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और ये बिंदु O, ये हो गया आपतन बिंदु। ठीक, परावर्तित किरण जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है, उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब इसी माध्यम में आई थी, फिर परावर्तन के बाद इसी माध्यम में चली आई, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब, और लंब कितने डिग्री पे खींचा जाता है? 90 डिग्री को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से, ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनाएगा उसे आपतन कोण कहेंगे। उसी तरह से परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये सारी बातें हम देख लिए, और ये बातें देखने के बाद हमें देखनी है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो एक और चित्र यहाँ बना लेते हैं। ये समतल दर्पण,
ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये कोण आई और ये कोण आर और ये आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, एक नंबर और एक दो। करा कि आपतित किरण अर्थात ये, परावर्तित किरण ये, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये तीनों क्या है? एक ही समतल में है। ये दर्पण और तीनों एक ही समतल में होते हैं, एक ही प्लेन में होंगे। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। कहने का तात्पर्य कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। दूसरी बात, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो यही दो नियम है। दूसरा एक और चीज है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समतल दर्पण पर दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ, ये वाला। करा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है। इसको देखते हैं। अगर मान के चलिए ये समतल दर्पण, ठीक, ये समतल दर्पण है और करा कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण ये प्रकाश की किरण अर्थात आपतित किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रही है। लंबवत कहने का मतलब है कि समतल दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये हो गया आपतित किरण। ये क्या हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण समतल दर्पण से कितना का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। तो आपतित किरण और समतल दर्पण के बीच बना कोण क्या होगा? 90 डिग्री का। अब एक और चीज देखिए, आपतित किरण 90 डिग्री का बना रही है, लेकिन आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितने का कोण बन रहा है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है? आपतित किरण समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री का बना रही है, तो
अभिलंब भी तो समतल दर्पण के साथ 90 डिग्री का बनाता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितना बनेगा, 0 डिग्री का कोण। ठीक, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच 0 डिग्री का बनेगा, अर्थात कोण आई बराबर 0। और परावर्तन के दूसरे नियम से हमें पता है कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। तो इसीलिए जिस इधर से अगर आपतित किरण गई तो ये 0 डिग्री का कोण बना रही है अभिलंब से, फिर उधर से परावर्तित किरण भी कितने डिग्री का बनाएगी, ये भी 0 डिग्री का बनाएगी और ये भी इसी पे लौट जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये दर्पण है और इस पर ये आपतित किरण गई, ठीक, तो परावर्तन के बाद पुनः फिर इसी लाइन पर ये क्या होगी, वापस आ जाएगी। कह रहा है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है। समतल दर्पण पर जो लंबवत पड़ने वाली आपतित किरण है वो परावर्तन के बाद पुनः उसी रास्ते से वापस आ जाती है, क्योंकि समतल दर्पण पर जो लंबवत पड़ती है प्रकाश की किरण वो अभिलंब से कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का, अर्थात आपतन कोण हो जाएगा 0 डिग्री। और आपतन कोण अगर 0 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री। तो जिस रास्ते से जाएगी आपतित किरण उसी रास्ते से परावर्तन के बाद लौट आएगी। तो आज की कक्षा में यहीं तक देखते हैं, फिर आगे हम लोग प्रतिबिंब के आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।